गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है व्यवसाय के प्रमुख घटक वो चल रहा है। आज ये हमारा अध्याय है वो पूरा हो जाएगा। तो हम व्यवसाय के प्रमुख घटक, व्यवसाय की स्थापना के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, वो बिंदुओं का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 6 बिंदुओं का अध्ययन है वो कर लिया था। जो हमारा 5वां और 6ठा बिंदु है उसका अध्ययन हम एक बार पुनः करेंगे। 5वां हमारा बिंदु है प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था। कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग बिना वित्त के, बिना पैसे की, बिना वित्त के या बिना पैसे के नहीं चल सकता है। प्रस्थापन की वित्तीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय है वो बिना धन के, बिना पैसे के, बिना मनी के नहीं चल सकता। तो एक एंटरप्रेन्योर या कोई नया उद्योगपति, नया व्यवसायी, नया जो लड़का है, जो नौजवान बच्चा है, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, समाज में अपने या समाज में अपनी नई वस्तु, नई सेवा, नए उत्पाद का सृजन करना चाहता है, इकाई, उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना, निगम लगाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या, किस चीज़ की व्यवस्था करनी होती है? वित्त की। बिना धन के, बिना पैसे की, बिना मुद्रा के कोई भी व्यवसाय वो उसका सफल संचालन, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बिना पैसे की हम किसी व्यवसाय के बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो पैसे की आवश्यकता हर प्रकार के लिए व्यवसाय को फैलाने के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो कोई भी फैक्ट्री, इकाई, उद्योग, निगम लगाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले भूमि की, भवन की, मशीनरी की, भूमि, भवन, मशीनरी, भूमि की, भूमि, भवन, मशीनरी, कच्चा माल, श्रमिक, कर्मचारी, श्रमिक, कर्मचारी आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रस्थापन की वित्त व्यवस्था क्या है? कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है उसका अपना व्यवसाय लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसे की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है? कोई भी उद्यमी जब नया व्यवसाय लगाना चाहता है तो उसको भूमि खरीदने के लिए, भवन के लिए, मशीनरी के लिए, कच्चा माल के लिए, श्रमिकों के लिए, श्रमिकों को पैसा देने के लिए, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए पैसे की या धन की, वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त की आवश्यकता, धन की आवश्यकता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बिना धन या वित्त के, पैसे की, आप कोई भी व्यवसाय है उसका सफल संचालन नहीं कर सकते। तो इसके अतिरिक्त कच्चा माल खरीदने के लिए, श्रमिकों के लिए, तैयार माल के स्टॉक के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दैनिक खर्चे होती हैं, बिजली का, पानी का जो दैनिक खर्चे होते हैं उनके लिए भी आपको पता है पैसे की आवश्यकता होती है। और जो वित्तीय योजना के तहत जो पूंजी की व्यवस्था होती है उसके जो स्रोत है वो 2 प्रकार के होते हैं। स्रोत जहाँ से हमें पूंजी प्राप्त हो सकती है, जहाँ से हमें पूंजी मिल सकती है या पूंजी प्राप्त हो सकती है। तो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है जहाँ से पूंजी प्राप्त हो सकेगी। और तीसरा है फर्म में पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग की निश्चित रूपरेखा है वो बनाई जानी जरूर चाहिए। तो समुचित वित्तीय योजना, पूंजी की आवश्यकता, बिना पूंजी के, बिना धन के, बिना पैसे के, बिना मुद्रा के आप कोई भी व्यवसाय है वो नहीं शुरू कर सकते। तो पूंजी के स्रोत कोई भी हो सकते हैं। पूंजी के स्रोत है वो बैंक हो, है सरकारी बैंक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, महाजन है, सेठ है, साहूकार है, ये वित्त के स्रोत जहाँ से हमें पूंजी मिलेगी। कोई भी फर्म में पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग की निश्चित रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। कोई भी फर्म है उसकी यदि सफलता उसको प्राप्त करनी है
तो फर्म में पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग की, फर्म में पूंजी का उपयोग कैसे हो, फर्म में पूंजी का उपयोग सर्वोत्तम उपयोग कैसे हो, उसके लिए निश्चित रूप से रूपरेखा बनाई जानी चाहिए। अगला हमारा बिंदु है भौतिक सुख सुविधा। भौतिक सुविधाएं, किसी भी उद्योग के सफल संचालन के लिए भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। भौतिक सुविधाएं उनकी आवश्यकता होती है। भौतिक सुविधाएं क्या हो सकता है भाई, जैसे व्यवसाय शुरू करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। भौतिक सुविधाएं हैं, आर्थिक सुविधाएं वो हमें मिलनी चाहिए, जैसे कि मशीन है, साजो सामान है, भवन है और सहायक सेवाएं। इसमें मशीन है, मशीन है, साजो सामान, भवन है और अन्य सेवाएं, सहायक सेवा, भवन और अन्य सेवाएं तथा सहायक सेवाएं एवं सहायक सेवाएं शामिल हैं। तो भौतिक सुविधा में क्या क्या आता है, इसमें मशीनें आ जाती है बेटा, साजो सामान आ जाता है, भवन आ जाता है, सहायक सेवाएं शामिल हो जाती है। तो भौतिक सुविधा कौन कौन सी होती है, मशीनरी हो गई, भारी मशीनें हो गई, साजो सामान, कच्चा माल, भवन व स्थान व फैक्ट्री व इकाई व निगम जहाँ पर हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या उत्पादन को द्रुतगामी बना रहे हैं, एवं सहायक सेवा है वो भौतिक सुविधाओं में आती है। तो भौतिक सुविधा क्या होती है, व्यवसाय प्रारंभ करते समय भौतिक सुविधाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें क्या क्या आता है, मशीन आती है, साजो सामान आता है, भवन है, सहायक सेवा शामिल है। महत्वपूर्ण घटक का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति और आकार, वित्त की उपलब्धि, ये जो महत्वपूर्ण घटक है उसमें व्यवसाय की प्रकृति है, पैसे की कितनी उपलब्धता है, फिर पैसा कितना खर्च हो सकता है, उत्पाद प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगला हमारा बिंदु है संयंत्र अभिन्यास, जहाँ पर हम अपना प्लांट, जहाँ पर अपनी फैक्ट्री, जहाँ पर अपनी निगम, जहाँ पर अपनी इंडस्ट्री, जहाँ पर हमने अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उद्यमी को ऐसा नक्शा बनाना चाहिए, उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा बनाना चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो, जिसमें प्लांट के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। अभिन्यास से आशय क्या है, प्रत्येक उस वस्तु से जो उसके लिए किसी उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक हो, जैसे कि वहाँ पर आसानी से मशीनें मिल जाए, भारी मशीनरी वो प्रवेश कर जाए, कच्चा माल है, निर्मित माल है, निकासी हो, परिवहन सुविधा हो, सड़क यातायात, जल बिजली की उपलब्धता हो, तो संयंत्र अभिन्यास। तो संयंत्र अभिन्यास जहाँ पर हम अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, संयंत्र अभिन्यास, प्लांट का नक्शा, प्लांट है वो या इकाई फैक्ट्री या प्लांट लगाते समय उसका नक्शा अच्छे से तैयार करना चाहिए, अच्छे से तैयार करना चाहिए। जो हम प्लांट लगाना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो इकाई या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो प्लांट लगाते समय उसका नक्शा है वो अच्छे से तैयार करना चाहिए। प्लांट ऐसी जगह हो जहाँ पर सड़क मार्ग या रेल मार्ग से वो जुड़ा हुआ हो, इसके अतिरिक्त वहाँ पर परिवहन की सुविधा हो, हाईवे, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे के साथ वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसका नक्शा इस प्रकार होना चाहिए कि बड़ी मशीनें, भारी मशीनरी आराम से वहाँ पर आ सके। इसके अलावा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, बिजली पानी आसानी से उपलब्ध हो, बिजली की आसान शर्तें हों, आसान दरें हों। इसके अलावा प्लांट के अंतर्गत कच्चा माल है, कच्चा माल की आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए। कच्चा माल है वो प्लांट के लिए कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता
होनी चाहिए, कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए, कच्चा माल है वो आसानी से हमें मिले। तो इकाई, फैक्ट्री या प्लांट लगाते समय उसका नक्शा अच्छे से तैयार करना चाहिए। कच्चा माल हमें आसानी से मिले, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। कच्चा माल हमें आसानी से मिले, वो आसानी से उपलब्ध हो। इकाई, फैक्ट्री या प्लांट लगाते समय उसका नक्शा अच्छे से तैयार करना चाहिए। कच्चा माल आसानी से हमें उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए। कच्चे माल के मिलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो संयंत्र अभिन्यास, जब भौतिक आवश्यकताएं या सुविधाओं की आवश्यकता निश्चित हो जाए तो उद्यमी को संयंत्र का ऐसा नक्शा तैयार करना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हो, सभी आवश्यक सुविधाएं वो आराम से मिल सके। जो प्लॉट होते हैं उसका या प्लांट होता है, प्रत्येक उस वस्तु की व्यवस्था से जो उत्पाद के निर्माण में सहायक होती है, जैसे कि वहाँ पर अच्छी मशीनें हो, भारी मशीनें हो, वहाँ पर श्रमिकों की व्यवस्था हो, कर्मचारियों की व्यवस्था हो, कच्चा माल आसानी से मिल जाए और निर्मित माल के परिवहन, भंडारण और गोदाम या उसको गोदाम के अंतर्गत भंडारण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो संयंत्र अभिन्यास का मतलब क्या है? प्लांट लेआउट, जब भौतिक आवश्यकताएं की आवश्यकता निश्चित हो जाती है तो उद्यमी को, किसी भी उद्यमी को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपनी फैक्ट्री, अपनी इकाई, अपना उद्योग, अपनी निगम लगाते समय उसका सही से नक्शा बनाना चाहिए। जहाँ पर वो अपना प्लांट लगाना चाहता है उसके आसपास हाईवे, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे उसके पास हो, साथ में इसके साथ ही वहाँ पर भारी मशीनरी, मानव श्रम, कर्मचारियों की उपलब्धता, कच्चा माल, बिजली, पानी की उत्तम व्यवस्था, तैयार माल, उसके गोदाम, उसके भंडारण, उस निर्मित माल के भंडारण, उसके विक्रय, अतिरिक्त माल को रखने, मानव, कच्चा माल, ये सारी सुविधाएं वो हमें आसानी से मिलनी चाहिए। अगला हमारा पॉइंट क्या है? सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल। प्रत्येक उद्यम में सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल, सक्षम एवं उत्तम कामगार बल, यानी श्रमिकों को सक्षम होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए, वचनबद्ध होनी चाहिए। प्रत्येक उद्यम आपको पता है बिना कर्मचारियों के, बिना श्रमिकों के नहीं चल सकता और उनका बोझ है, किसी भी उद्यम को, किसी भी इकाई, फैक्ट्री की सफलता है वो श्रमिकों पर निर्भर करती है। अतः भौतिक और वित्तीय संसाधनों को वांछित उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके। कोई भी उद्यमी सभी कार्य है वो स्वयं नहीं कर सकता, उसे कुशल और अकुशल श्रमिकों की पहचान होनी चाहिए। श्रमिकों की पहचान होनी चाहिए। कौन सा श्रमिक कौन सा काम कर सकता है, कौन से श्रमिक से सबसे अच्छा परिणाम कैसे लिया जा सकता है, होनी चाहिए उसे। कुशल कौन सा श्रमिक है, अकुशल कौन सा श्रमिक है, तो कुशल और अकुशल श्रमिकों की पहचान उसे होनी ही चाहिए, जिससे कि आसानी से वह उनका मूल्यांकन कर सके, कुशल श्रमिकों को अच्छा कार्य सौंप सके। इसके साथ साथ श्रमिकों से उनसे बेस्ट रिजल्ट लेना, बेहतर परिणाम प्राप्त करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अतः कुशल और अकुशल श्रमिकों के प्रबंध के कर्मचारियों की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। उनकी कौन से कार्मिक है कर्मचारी वो कुशल है, कौन से अकुशल है। कर्मचारी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, ईमानदार हो, सेवाभावी हो, कार्य में कुशल हो, कर्मचारी अपने कार्य के प्रति समर्पित हो सके, तो कर्मचारी अपने कार्य के प्रति श्रेष्ठ तरीके से कर सके। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उन्हें उत्प्रेरणा, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा, उत्प्रेरणा का अर्थ अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कार्य करने के लिए प्रेरणा देना, कार्य करने के लिए या कार्य की सफलता करने के लिए
उसे मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, जिससे कि वो सफलतम परिणाम हमें मिल सके। तो कार्य करने के लिए उसे प्रेरणा देना ये शामिल है। इसके लिए प्रशिक्षण और उत्प्रेरण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कर संबंधी योजना, आपको पता है बिना टैक्स, आजकल तो बिना टैक्स बात ही नहीं होती। पहले तो वेट था, अब जीएसटी आ गया, आपको पता है 2017 से। आजकल कर संबंधी योजना एक आवश्यक कार्य बन गई है। टैक्स सिस्टम है, टैक्स रिफॉर्म हो चुके हैं, क्योंकि कर संबंधी योजना, कर संबंधी योजना भी कुशल होनी चाहिए। कर संबंधी योजना, कर संबंधी योजना अच्छी होनी चाहिए, कुशल होनी चाहिए। करों का निर्धारण सही ढंग से होना चाहिए, क्योंकि विविध कानून व्यवस्था की कार्य विधि के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। व्यवसाय के प्रवर्तन को विभिन्न कर कानून के अंतर्गत कर दायित्व और व्यवसायिक निर्णयों पर उनके प्रभाव के संबंध में पहले से सोचकर चलना चाहिए। तो व्यवसाय के प्रवर्तक को, जो व्यवसाय का प्रवर्तक है, मालिक है, सीईओ है, मुख्य प्रबंधक है, मुख्य मालिक है, उसको अपने विभिन्न कर प्रणाली, विभिन्न करों की प्रणाली, करों की उगाही, टैक्स सिस्टम, मौजूदा टैक्स सिस्टम, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनके बारे में उसे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। व्यवसाय के प्रवर्तक को विभिन्न कर प्रणाली, कानून के अंतर्गत कर दायित्व उसके क्या हैं, व्यवसायिक निर्णय क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी। तो सीजीएसटी, सीजीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का अर्थ होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई का होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक प्रबंधक को, एक मालिक को, एक सीईओ को इनके बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए, और वह इन कानूनों के अंतर्गत कर का दायित्व है वो सही ढंग से निभाए, व्यावसायिक निर्णय ले सके और उनके प्रभाव से संबंध में पहले से सोचकर उसे चलना चाहिए। उद्यम प्रवर्तन, उद्यम प्रवर्तन, तो एक इकाई के रूप में उसे काम करना चाहिए, उद्यम प्रवर्तक के रूप में उसे काम करना चाहिए। अगला बिंदु है उद्यम प्रवर्तन। उद्यम प्रवर्तन, उद्यम का सही ढंग से कार्य का, इकाई का, फैक्ट्री का उद्यम प्रवर्तन, किसी भी उद्योग इकाई फैक्ट्री का प्रवर्तन सही ढंग से हो। तो उपरोक्त घटकों के विषय में निर्णय लेने के उपरांत एक उद्यमी के लिए क्या आवश्यक है? एक उद्यमी के लिए, एक उद्यम के वास्तविक प्रवर्तन के लिए कार्रवाई कर सकता है। एक सफल उद्यमी ही एक उद्यम के वास्तविक प्रवर्तन के लिए, एक उद्यम के वास्तविक संचालन के लिए, एक उद्यमी एक उद्यम के वास्तविक परिवर्तन के लिए कार्रवाई कर सकता है, सही ढंग से काम कर सकता है। एक उद्यमी एक उद्यम के सफल संचालन के लिए, एक उद्यमी जिसे हम एंटरप्रेन्योर, व्यवसायी, प्रबंधक, सीईओ कुछ भी हो सकता है। इसके अंतर्गत क्या है? इसका तात्पर्य कि विभिन्न संसाधनों का गतिशील प्रदान करना, विभिन्न संसाधन है उसको गतिशीलता होनी चाहिए, आवश्यक कानूनी जानकारी होनी चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया, मांग, कीमत का निर्धारण, लेबलिंग, पैकेजिंग आदि का निर्धारण, विक्रय प्रवर्तन अभियान को प्रोत्साहन देना होगा। इसका तात्पर्य क्या है कि विभिन्न संसाधनों को गतिशील बनाए रखना, आवश्यक कानूनी औपचारिकता को पूरी करना, विभिन्न संसाधनों को गतिशीलता प्रदान करना, विभिन्न संसाधनों को, विभिन्न जो संसाधन हैं, जो वित्तीय स्रोत हैं, को गतिशीलता मिलनी चाहिए, को गतिशीलता मिलनी चाहिए। कानूनी औपचारिकता उनको पूरा करता रहना चाहिए। औपचारिकता,
पूरी करनी चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करना, उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ, मांग में कमी या पूर्ति, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो उद्यम परिवर्तन में विभिन्न संसाधनों को गतिशीलता मिलनी चाहिए, कानूनी औपचारिकता उसे पूरी करनी चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, सफल होनी चाहिए, उसे उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ करने, उसके बरकरार रखने, बाजार की मांग, उसकी पूर्ति, मंदी तेजी के अनुसार उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना, अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मूल्यों के आधार पर मूल्यों में स्थिरता रखना, मांग की कमी या पूर्ति को बरकरार रखना। तो विभिन्न संसाधन को गतिशीलता मिलनी चाहिए, कानूनी औपचारिकता पूरी होनी चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, मांग में कमी या पूर्ति के हिसाब से बाजार में जो बाजार में मांग है और पूर्ति के हिसाब से मांग और पूर्ति में समन्वय होना चाहिए। यदि मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है तो कीमत बढ़ेगी, और मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है तो कीमत घटती है। ध्यान में रखना है कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते। तो उद्यम में परिवर्तन होना चाहिए, विभिन्न संसाधनों को गतिशीलता मिलनी चाहिए, उसे कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया में उसे सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, उत्पादन प्रक्रिया सरल हो, साफ हो, स्पष्ट हो, उसको जहाँ पर वह प्लांट, उद्योग इकाई, फैक्ट्री, निगम लगाना चाहता है वहाँ पर उसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसके पास हाईवे, नेशनल हाईवे, परिवहन सुविधा, सुपर हाईवे जैसी सुविधा होनी चाहिए, बिजली की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, कच्चा माल आसानी से मिलना चाहिए, मानव श्रम का उचित परिवर्तन होना चाहिए, मानव श्रम यानी कि कुशल और अकुशल श्रमिकों का निर्धारण, उसकी कार्य प्रणाली की जांच, उन्हें उनके काम जांचने की उसकी में योग्यता होनी चाहिए। तो उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, मांग और पूर्ति के हिसाब से उसे अपना मेंटेनेंस बनाए रखना चाहिए, करों का सही समय पर भुगतान करना चाहिए, करों का बोझ है वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। साथ ही जो उसने ऋण लिए हैं, ऋणों का भी परिवर्तन सही ढंग से हो, उसने बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी बैंकों से, सेठ से, साहूकार से, बणिये से, महाजन से, जो वित्त के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत हैं, इन सभी से जहाँ से हमने पैसे को प्राप्त किया, धन को प्राप्त किया है, ऋण को प्राप्त किया है, उसका समन्वय होना चाहिए, उनका सही ढंग से उस धन का, वित्त का, पैसे का, मुद्रा का, चल मुद्रा का, अचल मुद्रा का सही ढंग से समन्वय होना चाहिए। उसे वित्तीय संसाधनों को सही ढंग से अपने उद्यम के निर्माण, अपने उद्यम के विस्तार, अपनी सेवा के विस्तार, अपने सेवा के सफल संचालन के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। मांग में कमी या पूर्ति, मांग में कमी या पूर्ति के आधार पर उसे अपने वित्तीय स्रोतों का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। तो उद्यम परिवर्तन विभिन्न संसाधनों को गतिशीलता देनी चाहिए, कानूनी औपचारिक उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करना और मांग में कमी और पूर्ति को के हिसाब से उसे आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। तो ये अध्याय बेटा आपका पूरा हो गया है, इसको आपको समझना है, मैंने पूरा आपको अंडरलाइन करा दिया है, इसको आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है, ये बेटा आपका होमवर्क है। धन्यवाद।